कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है सॉल्व जी। इसमें जो हम 6 चैप्टर करेंगे सामाजिक समूह। ये चैप्टर जो है कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11वीं हो, चाहे 12वीं हो, सीबीएसई के बच्चे हो, एनसीईआरटी उनका सिलेबस हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो। अगर उनमें जो है सामाजिक समूह है तो इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण होने का कारण ये भी रहेगा क्योंकि ये आपके जो है शब्द आपको दिखेंगे भी और आपको जो है वो बोलता हुआ नजर भी आएंगे। तो ये कई मानने में आपके लिए डबल डोज के रूप में रहता है, ठीक है। साथ में जो है आपको लिखना भी आसान हो जाएगा क्योंकि लिखने से क्या होता है कि आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। इसमें चैप्टर में जो हम कई मानने में जो है समाज, समुदाय, समितियों, संस्थाओं की अवधारणाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे कि समाज क्या होता है, समुदाय क्या होता है, समिति क्या होती है, संस्था क्या होती है, उसके जो है अंतर के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईओएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईओएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो टॉपिक आया है वो है समूह क्या है। तो समूह के विषय में जानना बहुत ही रोचक होगा कि समूह क्या होता है। समूह दोस्तों कहा जाए तो एक सामाजिक समूह साधारणतः ऐसे व्यक्तियों का समुच्चय है जो नियमित रूप से आपस में मिलते हैं। तो आपस में मिलने को ही हम समूह कह सकते हैं। ये समाजी प्राणियों के मध्य सामाजिक संबंध स्थापित भी करते हैं। समूह समाज की एक इकाई होती है, यानी समूह जो होता है समाज का एक इकाई होता है जिसमें समाज की सभी विशेषता विद्यमान रहती है। यानी समूह में देखा जाए तो समाज की सभी विशेषता जो होती है विद्यमान होती है, सिवा केवल इस सत्य की कि समूह का अस्तित्व एक मूर्ति यानी साकार रूप होता है। यानी अगर समूह देखा जाए तो एक मूर्त है जो साकार रूप होती है। हम परिवार जैसे एक समूह में रहते हैं, यानी परिवार में जैसे रहते हैं तो एक समूह में रहते हैं। हम किसी वंश या गोत्र से संबंध रखते हैं। अंततः समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों के विज्ञान के रूप में वर्णित किया है। सभी समाजों के व्यक्तित्व के बीच जो है कुछ रूपों में अंतक्रियाएं सदैव होती रहती है। कहते हैं जिनका कुछ अर्थ या उद्देश्य होता है। ये अंतक्रियाएं सामूहिक रूप से होती है और साथ ही ये पारंपरिक क्रियाएं उन्हीं व्यक्तियों के बीच होती है जिनकी सामूहिक पहचान एक होती है। सामाजिक समूहों की जो है प्रतिस्थापना में इन पहचानों की कहते हैं महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तभी जो जाकर जो है समूह बनता है। यदि बात यहाँ पर हम करें सामाजिक समूह की विशेषता के ऊपर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ रहता है। कहते हैं अगर सामाजिक समूह के ऊपर दिए गए वर्ण एक परिभाषा में निम्नलिखित जो विशेषता पहचानी जा सकती है, यानी कौन कौन सी विशेषता पहचानी जा सकती है, तो सबसे पहला यही आता है व्यक्तियों की संख्या। कहते हैं व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समूह में कम से कम 2 व्यक्तियों का रहना अवश्य होता है जो उसकी पहचान बताता है। दूसरी बात आता है सदस्यता की संचेतना, यानी प्रत्येक सदस्य अपने समूह की सदस्यता के संबंध में सदैव ही सचेत होते हैं। अगर तीसरी बात किया जाए तो संगठित संरचना, प्रत्येक समूह संरचनात्मक रूप से संगठित होती है। यानी देखा जाए तो संगठित संरचना, प्रत्येक समूह संरचनात्मक रूप से ये सब जो है संगठित होते हैं। उसके पश्चात अगर इसका विशेषता में देखा जाए तो अर्थपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण अंतक्रियाएं होती है। सदस्यों के बीच जो है सुनिश्चित अर्थ एवं उद्देश्य के लिए अंतक्रियाएं सदैव होती रहती है। अगर बात करें 5th पॉइंट की तो इसमें यही बात बताया गया कि अपनात्व की भावना, यानी समूह में हम की भावना हो, यानी समूह में हम की भावना सदैव रहती है।
अगर 6 बात करें 6 पॉइंट की, तो सामूहिक लक्ष्य एक रुचि हो, यानी समूह के सदस्य का प्राय एक ही लक्ष्य होता है तथा इसी की जो है प्राप्ति के लिए कार्य सदैव होते रहते हैं। जैसे किसी क्रिकेट क्लब के सदस्य क्रिकेट खेलकर मैच जीतने के लिए आपस में प्रतिबंधित रहते हैं, यानी उनका जितना ही कहते हैं लक्ष्य होता है और रुचि होती है, तभी वो खेलते हैं इसी उद्देश्य से। बात करें अगर हम अगला पॉइंट कहते हैं समूह में प्रतिमान। प्रत्येक समूह का अपना नियम तथा प्रतिमान होते हैं जिसे सदस्यों को पालन करना होता है। अब किसी भी जो है समूह में चले जाइए, वहाँ पर अपना रूल रेगुलेशन आपको देखने को सदैव मिलेगा। अगर बात करें सापेक्ष स्थायी स्वरूप का, तो कहते हैं प्रत्येक समूह सापेक्ष रूप से जो है अस्थायी होते हैं। यदि बात करें नाम पद्धति की, तो कहते हैं अधिकांश प्रत्येक समूह किसी नाम द्वारा जाना जाता है, यानी उनका एक नाम होता है, नाम से ही वो जो है समूह चलता है आगे। बात करें अब पारंपरिक संबंध की, तो किसी समूह के सदस्य परंपरा एक दूसरे से सदैव संबंधित रहते हैं और उदाहरण स्वरूप किसी परिवार के सभी सदस्य नाताड़ी विशेष द्वारा आपस में जुड़े हुए भी रहते हैं। तो ये सारे जो है हमारे समक्ष विशेषता के रूप में है, जिसको आपको जानना और समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है दोस्तों कुछ शब्द प्रबंध दिए गए हैं। शब्द प्रबंध शब्द क्या है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ समिष्टि आती है। समिष्टि आपको साइंस में भी जानने को मिलता है। यह व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन है जिसके मध्य अनुक्रियाएं नहीं है। जैसे सड़क पर जाते हुए व्यक्ति समिष्टि का उदाहरण हो सकता है। बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट का, तो कहते हैं कि भीड़ किसी निश्चित समय पर यह व्यक्तियों का एकत्रीकरण है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पड़ोस में काफ़ी संख्या में व्यक्ति एकत्र होकर नुक्कड़ नाटक देखते हैं। यह एकत्रीकरण भीड़ कहा जाता है और भीड़ दो प्रकार के होते हैं। एक जो भीड़ होता है दोस्तों सक्रिय भीड़, यानी व्यक्ति द्वारा नाटक के किसी रोचक प्रसंग को देखकर ताली बजाना, तो उसे हम सक्रिय भीड़ कहते हैं। दूसरा जो होता है निष्क्रिय भीड़ होता है। काफ़ी संख्या में व्यक्ति द्वारा स्थानीय बाजार में खरीदारी करना, ये निष्क्रिय भीड़ होता है, इनको कोई मतलब नहीं होता है और ये ताली बजाने की बात क्या, वो स्वयं ही अपने कार्य में संलग्न होती है। अब बात करें समूह का, तो ये व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें कुछ सामान्य विशेष लक्षण होते हैं, जैसे समान लिंग और सामान्य आय। ठीक है, तो यानी एक ही जैसे व्यक्ति इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर अगर बात करें सामाजिक समूह व्यक्तियों का संगठित समुच्चय है जिन्हें सदस्यता की चेतना होती है। यह वह बगैर किसी विशेष उद्देश्य के संगठित होते हैं, यद्यपि भीड़ या संवेग की तुलना में यह अधिक अस्थायी होता है। इसमें समाज की सभी विशेषता पाई जाती है, परंतु इसी धारणा के द्वारा हम समाज की एक साकार रूप में संकल्पना करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि परिवार एक समूह है जिसमें माता पिता बच्चे सम्मिलित होते हैं, तो ये भी एक तरह का समूह है। मान लीजिए त्रिपाण स्टडी सेंटर है, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर का एक समूह ग्रुप के रूप में आते हो, यानी आप भी इसके सदस्य बन चुके हो और आपको जो है इसके लिए आगे कुछ ना कुछ करने की जरूरत होता है। तो परिवार में जैसे माता पिता को आवश्यक होता है बच्चों को आगे बढ़ाने का, ऐसा ही उद्देश्य त्रिपाण सेंटर का भी है कि जिन बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं और जिनको जिस चीज़ के ऊपर सिलेबस की आवश्यकता है, जिस टॉपिक को समझना है, वो त्रिपाण सेंटर जो है सदैव उनके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करे। और बच्चों का भी यही उद्देश्य होता है कि जितना हो सके जो है माता पिता का हेल्प करना, यानी यहाँ पर जो है आपको जितना हो सके त्रिपाण सेंटर को आगे बढ़ाने में सदैव ही अग्रसर रहना चाहिए और ये दूसरे बच्चे तक पहुँचाने के लिए जो है आपको हर संभव कोशिश भी करना चाहिए। यदि बात करें हम समूहों के प्रकार की, तो समाज समूह द्वारा निर्मित होती है तथा ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें आपस में जो है कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नता होती है। समाज समूह को समझने के लिए समाजशास्त्रियों ने इसे विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। कुछ समूह प्राकृतिक रूप से बनते हैं, जैसे बच्चे का प्राकृतिक रूप से सदस्य के रूप में परिवार में आना। अन्य प्रकार के समूह जैसे कुछ व्यक्तियों द्वारा क्रिकेट दल का गठन करना तथा स्वयं इसका सदस्य बनना। यह तथ्य हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में विभिन्न समूहों का सदस्य है। यद्यपि कुछ समूह ऐसे होते हैं जो व्यक्तियों के निजी दायरे में आते हैं, जैसे परिवार तथा नातेदारी समूह आदि, जबकि अन्य व्यक्तियों के जो है सार्वजनिक जीवन का भाग होता है, जैसे किसी क्लब अथवा राजनीतिक दल की सदस्यता। अगर बात करें एक फैक्ट, कहते हैं परिवार एक समिति के रूप में एक समूह है, जबकि एक संस्था के रूप में समूह नहीं है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रहता है। कुछ समाजशास्त्रियों ने ये भी सुझाव दिया था कि जो है समूहों को वर्गीकरण में आकार को एक मापदंड माना जा सकता है। अगर उदाहरण के लिए पति पत्नी
दो व्यक्ति भी समूह बनाते हैं, जैसे जो है युगल कहा जाता है। वही दूसरी तरफ एक दूसरे प्रकार के समूह के रूप में भी त्राई है, जिसमें 3 लोग होते हैं। यानी ऐसे समूह भी हो सकते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं। इसका एक उदाहरण युवा दल भी हो सकता है। यदि यहाँ पर बात करें हम, जर्मन समाजशास्त्र एफ टोनी ने 2 प्रकार के समूह की बात की थी। एक तो जहाँ जेमिनीसॉफ्ट अथवा समुदाय, तथा दूसरा था जलसीसॉफ्ट यानी अथवा समिति। किसी भी औपचारिक नियम की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में समूह को जो है औपचारिक या अनौपचारिक समूह में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे परिवार एक जो है अनौपचारिक समूह है, जबकि विद्यालय एक औपचारिक समूह है। देखिए, परिवार एक अनौपचारिक समूह है क्योंकि इसमें कुछ रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन विद्यालय जो है औपचारिक होती है क्योंकि यहाँ पर औपचारिक होने का नाता यही है कि यहाँ पर रूल रेगुलेशन होता है। आपको स्कूल के द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाई जाती है उसको सदैव फॉलो करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो संबंधों के प्राकृतिक आधार पर समूहों को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय समूह में वर्गीकृत किया गया है। यानी समूह जो होते हैं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय समूह के अंतर्गत आते हैं, जिनका अपना एक कार्य होता है। सबसे प्रथम बात तो यही आती है कि प्राथमिक समूह यानी जहां समूहों में प्रत्यक्ष संपर्क अथवा घनिष्ठ संबंध हो, जैसे परिवार या छोटे गांव में रहने वाले लोग, वो जो है प्राथमिक समूह होते हैं। और प्राथमिक समूह तथा अन्य समूह अब जिसे हम द्वितीय समूह के रूप में जाना जाता है, मूलभूत अवधारणाओं के अंग होते हैं। किसी भी समाज की सामाजिक संरचना का प्राथमिक समूह एक जो है महत्वपूर्ण अंग होता है और प्राथमिक समूह के बाहरी विशेषता भी देखने को मिलता है। अगर यहाँ बात करें इसकी विशेषताओं की, तो विशेषता के अंतर्गत यही आता है छोटा आकार, प्रत्यक्ष संपर्क, भौतिक सीमितता। जबकि प्राथमिक समूह के अंतर्गत विशेषता आती है हम की भावना, परोपकारिता, समूह के लिए सद्भाव, स्वयं वृद्धि, अस्थायी स्वरूप हो जाता है, संबंध साध्य होते हैं और साधन नहीं। कहते हैं अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमानों के जो है प्रबलता और वैश्विकता संबंध में भावनात्मक जो प्रगाढ़ता रखती है। अगला जो हमारा समूह है वो है द्वैतिक समूह। द्वैतिक समूह जो कहते हैं संबंध इसमें अव्यक्तित्व होते हैं, यहाँ प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है। द्वैतिक समूह कहा जाता है जैसे राजनीतिक दल, जाति अथवा जो है श्रम संघ और दैत्य समूह के बाहरी विशेषताएं होती है। यानी दैत्य समूह में अगर देखा जाए द्वितीय समूह में, तो इसमें जो है राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, जाति भी हो सकती है तथा ये श्रम के रूप में भी संघ बना सकते हैं। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषता जो है साफ शब्दों में यहाँ देखा जा सकता है कि आकार में बड़ा होते हैं ये। यानी ये जो होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य पूरी दुनिया में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आकार में ये बहुत बड़ा होता है। अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं इसमें, यानी सदस्य आपस में अप्रत्यक्ष माध्यम से संपर्क करते हैं, जैसे कि पत्र, फैक्स, फोन आदि द्वारा। यानी अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं। इनको ये देखते नहीं है लेकिन फिर भी इनका संपर्क सदैव बना रहता है, चाहे कोई भी माध्यम हो, इससे वो अपनी जो है जरूरत के अनुसार अपना संपर्क बनाए रखते हैं। यदि बात यहाँ करें लक्ष्य जनित का, तो इस समूह का मुख्य कार्य होता है किसी विशिष्ट जरूरत को पूर्ण करना। यानी ये समूह जो होती है किसी जरूरत की चीज़ों के लिए अग्रसर होती है। यानी द्वितीय समूह में सदैव ही इन बातों को देखा गया है। अगर बात करें व्यक्तित्व संबंध का, तो कहते सदस्य जो है आमने सामने नहीं मिलते हैं परंतु फिर भी कार्य पूरा करते हैं। जैसे हमने पहले अप्रत्यक्ष संबंध के विषय में चर्चा किया था, उसमें आपको पता है कि इनका जो माध्यम होता है पत्र, फैक्स और फोन होता है। यानी ये क्या करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से आपस में नहीं मिलते हैं, इनका जो होता है सिर्फ काम से ये लोग जो है मतलब रखते हैं। इनका संपर्क जो होता है काम के लिए होता है, बाकी इनका व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं होता है। अगर अगली बात किया जाए तो संस्था का विकल्प, यानी संस्था बाध्य नहीं होती है, कोई भी जो रोटरी क्लब या रेड क्रॉस सोसाइटी का सदस्य बन सकता है। यानी इसमें संस्था का विकल्प जो होती है खुली हुई होती है, कोई भी व्यक्ति जो है इस संघ का जो है समूह का जो है सदस्य बन सकता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी सदस्य बनना इनके लिए बहुत ही आसान रहता है। अब हमारे समक्ष आता है प्राथमिक और द्वितीय समूह में अंतर। तो ये जानना आपके लिए अंतर बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो हम विशेषता को लेंगे, तो आकार में जो होता है प्राथमिक ग्रुप छोटा होता है, ठीक है, और द्वितीय समूह जो होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। संपर्क की अवधि क्या होती है, अतिकालिकता रहता है, यानी कभी भी हो सकता है। बट द्वितीय समूह में अल्पकालिकता होती है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। अगर बात करें सीमितता और स्वरूप का, तो कहते हैं ये ज़्यादा है, प्राथमिक जो है ज़्यादा है और आमने सामने इसमें जो है बात होती है। लेकिन द्वितीय समूह में आमने सामने बात नहीं होती है और बहुत ही कम होता है ये।
अगर रुचि स्वरूप के बात देखें तो ये विस्तृत होती है, यानी प्राथमिक जो होता है विस्तृत दिन फैली होती है। लेकिन द्वितीय समूह की बात करें तो ये विशिष्ट होती है, कम होती है। संबंधों के स्वरूप की बात करें तो इसमें घनिष्ठ संबंध होता है, यानी प्राथमिक समूह में काफ़ी संबंध देखने को मिला है। लेकिन द्वितीय समूह जो है अवैयक्तिक तो होती है, यानी बहुत ही कम जो है संबंध इनमें स्थापित होता है। इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं ग्रामीण समाज में। देखिए ये कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक जो है प्राथमिक समूह गांव यानी ग्रामीण समाज में देखने को मिला है। लेकिन द्वितीय समूह जो होती है शहरी समाज में पाया जाता है, जो बड़े बड़े संस्थाओं को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लिए जो है प्राथमिक और द्वितीय समूह में क्या अंतर है, ये साफ शब्दों में, जिसको आपको जो है कॉपी पे नोट कर लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। इससे आसान आपको शायद कहीं ना मिले, तो इसलिए जो सोचना नहीं है, इसको जल्द से जल्द जो है कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसको आए दिन याद कीजिए। देखिए आपको कितना अच्छा से याद हो जाएगा। यदि बात यहाँ पर करें त्रिज्यक समूह का, तो ये समूह सामान्य लक्षण वाले अनेक समूह से बनते हैं, यानी कई समूहों से ये बनाया जाता है। और इसका संपर्क अथवा अंतक्रियाएं प्राकृतिक मात्र जो है वैचारिक होती है, यानी बातों विचार का ही होती है। जैसे श्रम संगठनों का जो है परिसंघ जो कई संगठनों से बनती है, यानी ये तृतीय समूह के अंतर्गत आता है। अब हमारे समक्ष आता है समूह की संरचना। देखिए समूह की संरचना कैसी होनी चाहिए। संरचना के आधार पर समूह का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अगर बात करें क्षैतिज समूह का, तो जो क्षैतिज समूह होते हैं वो व्यक्तिगत सदस्यों को वैसा ही संपूर्ण संगठित समूह जो बिना जो है क्रम परंपरा के परस्पर मिलते हैं। और क्षैतिज समूह कहा जाता है उदाहरण के लिए मित्रों या साथियों का एक समूह। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि उदाहरण जो है बहुत स्पष्ट है कि मित्रों और साथियों का समूह ये क्षैतिज समूह के अंतर्गत आता है। अगर बात करें ऊर्ध्वाधर समूह का, तो व्यक्तियों का वह जो है संपूर्ण संगठित समूह जो क्रम परंपरा को चेतना के साथ परंपर से मिलते हैं, यानी चेतना इसमें होती है। उदाहरण के लिए वर्ग हो गया, जाति हो गया, तो नौकरशाही हो गया। भारतीय समाज में जाति सदैव रीतियों से संगठित सदैव रहती है। तो उधर समूह जो है आपको समझना मुश्किल नहीं होगा, इसमें वर्ग, जाति और नौकरशाहों को जो है लिया गया है। लेकिन अगर क्षैतिज समूह देखा जाए तो इसमें मित्र और साथियों के समूह को यहाँ पर दर्शाया गया है। यदि बात यहाँ पर करें अंत समूह तथा बाह्य समूह में क्या है, तो कहते हैं जो है यहाँ पर अनुभूति के आधार पर अंत समूह और बाह्य समूह के बीच विभेद किया गया है। अंत समूह का तात्पर्य यही होता है, अर्थ यही होता है कि व्यक्ति वैसी संपूर्ण समूह से है जो अंत समूह में परस्पर भाईचारे की भावना यानी समूह के अंदर एकात्मक से मिलते हैं। यानी इसमें जो होता है दोस्तों अंत समूह में भाईचारों की भावना होती है। ये जैसे कुछ अन्य समूह जो बाह्य समूह कहे जाते हैं के प्रति दोष और सहजताहीनता की भावना सदैव रखते हैं। अंततः जो आ जाता है अंततः समूह सदैव बाह्य समूह के मूल्यांकन अपनी संस्कृति के आधार पर करते हैं। अंततः श्रेष्ठता और हीनता का आयाम उत्पन्न होती है। इसे संचेतना और पहचान जो है इथोसेस्टियस यानी स्वयं समूह श्रेष्ठता के रूप में की जा सकती है। अगर बात करें हम उदाहरण के लिए किसी भी गांव में उच्च जाति तथा निम्न जाति स्वयं के लिए अंत समूह है, परंतु एक दूसरे के लिए बाह्य समूह बन जाती है। यानी उदाहरण से आप समझ सकते हो कि गांव में उच्च जाति तथा निम्न जाति स्वयं के लिए अंत समूह आती है, परंतु दूसरे के लिए बाह्य समूह बन जाती है क्योंकि नीचे जात की होती है ना, और ये उच्च जात की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए रहेगा, क्योंकि अंत समूह जो होती है वो याद रखना वो उच्च जातियों के लिए होती है और बाह्य समूह जो होता है निम्न जातियों के लिए होती है, जिसको बाहर रखा जाता है। सामान्यतः अर्थों में अंत समूह हम समूह अथवा बाह्य समूह वे समूह कह सकते हैं। यानी अगर बात करें अंत समूह का तो हम के लिए यूज होता है और बाह्य समूह वे के लिए यानी बाहर वाले व्यक्तियों के लिए। तो ये बहुत ही समझना आसान आपके लिए हो जाएगा। अनुभूति के आधार पर ये दोनों समूह में अंतर रखते हैं। कुछ समाज शास्त्र संपर्क की अवधि के आधार पर दोनों प्रकार के समूह में विभेद भी करते हैं। वो है जो है क्षणिक समूह अथवा संयोग समूह। क्षणिक समूह और जो संयोग समूह उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो आपको एक बस पड़ाव पर मिलता है एक क्षणिक समूह कहलाता है, क्योंकि उस क्षण के लिए आपको मिला है। तो कुछ क्षण के लिए जो मिला है वो कहते हैं कहीं भी मिल सकता है व्यक्ति। तथा स्थायी समूह वो होते हैं जो ज़्यादा अवधि के लिए कायम रहता है। उदाहरण के लिए मित्र समूह। यानी देखिए इसमें समझना बहुत मुश्किल नहीं पड़ेगा आपके लिए। क्षणिक समूह जो होती है कुछ समय के लिए आपको मिलता है और संयोग समूह जो होती है काफ़ी समय के लिए होता है, जैसे मित्र हो गया। तो इसको जो है समझना आपके लिए बहुत काफ़ी ईजी रहेगा।
यदि बात करें समाज शास्त्री साहित्य में हमें सदैव एक और अवधारणा मिलती है, उसे संदर्भ समूह कहा जाता है, जिसका प्रयोग सदस्यता समूह के विपरीत किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जिस समूह के संबंध रखता है वो उसका सदस्यता समूह कहलाता है। यानी किसी भी अगर आप समूह से संबंध रखते हो तो वो सदस्यता समूह कहलाता है, जनरल सी बात है। और ये संदर्भ बहुत ही वह है जिसके प्रतिमान तथा आदर्शों का वह व्यक्ति अनुकरण करता है, यानी उसी के प्रतिमान, उसी के ही सब कुछ करता है। मान लीजिए कोई अगर हिंदू धर्म में है तो हिंदू के ही सारे रूल रेगुलेशन को अपनाएगा, अगर वो मुस्लिम धर्म के है तो मुस्लिम के ही सारे रूल रेगुलेशन को अपनाएगा। तो यही बात यहाँ आ गया ना कि आदर्शों वह व्यक्तिगत अनुकरण ही करता है। इसका अर्थ है कि संदर्भ समूह वह है जिसके व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार के लिए एक आदर्श के रूप में देखता है खुद को। वह हमेशा इस समूह का सदस्य बनना चाहता है। उदाहरण के लिए किसी गाँव में अगर गरीब कृषक मजदूर के लिए जमीन का स्वामित्व, यानी यहाँ पर जो है गरीब के लिए जमीन का स्वामित्व बहुत बड़ी बात आ जाती है। अगर वो स्वामित्व रखने वाले लोग संदर्भ समूह कहलाते हैं। संदर्भ समूह में जो होता है, अगर मान लीजिए कोई मजदूर को स्वामित्व दी गई है तो उसको संदर्भ समूह के अंतर्गत लाया जाएगा। उसी प्रकार शिक्षित बेरोजगार के लिए, देखिए शिक्षित है बट क्या है, बेरोजगारों के लिए वेतन भोगी वर्ग एक संदर्भ समूह है। जो वेतन भोग कर रहा है वो भी संदर्भ समूह के अंतर्गत ही आता है। समूह खुले अथवा बंद स्वरूप के हो सकते हैं। देखिए समूह जो होते हैं खुले भी हो सकते हैं, बंद भी हो सकता है। खुला समूह वह है जिसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी खुला हुआ, अपनी इच्छा से आप जा सकते हो, उसमें प्रवेश कर सकते हो। तो सदस्य जो है गतिशीलता संभव है। जैसे फुटबॉल क्लब कोई भी व्यक्ति आ सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की धार में समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो बंद समूह कहलाता है। सदस्यता सीमित रहती है तथा ये गतिशील और कठिन होती है, और ये जाति समूह सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है। अब जाति समूह में देखिए हर कोई नहीं जा सकता, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बंद समूह का नाम दिया गया। जो जाति समूह होता है एक तरह से बंद समूह होता है। और जो आपने देखा होगा खुला समूह, जो कि अपनी इच्छा के अनुसार वो जा सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसमें प्रवेश कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, खुले समूह में जो होता है अपनी इच्छा अनुसार आप जा सकते हो, लेकिन बंद समूह में आपको नहीं जाना होता है, क्योंकि बंद समूह जो है कुछ रूल रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। जैसे जाति हो जाती है, जाति में हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। अगर एक बार अपना जाति बदलता है तो उसका जीवन आजीवन उसका जाति बदल जाती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। यदि यहाँ पर बात हम करें समूह तथा समाज में क्या अंतर है, तो ये जानना भी आपके लिए बहुत ही रोचक होगा। अब देखिए समूह क्या है, व्यक्तियों का संग्रह है, लेकिन समाज क्या है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था करता है इसमें। ठीक है, तो बहुत इजी हो गया ना कि समूह जो होता है व्यक्तियों का संग्रह होता है, समाज जो होती है सामाजिक संबंधों का व्यवस्था होता है। अगर ये कृत्रिम रचना है, समूह जो है कृत्रिम रचना है, जिसको क्या करते हैं हम खुद रचना करते हैं, यानी ये कृत्रिम है, ये प्राकृतिक नहीं है। और ये जो होती है समाज स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक विकास होता है। समाज कहते हैं जहाँ भी व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ भी रहने लग जाते हैं, वो एक समाज का रूप धारण कर लेता है। बात यहाँ आ गया समूह संगठित होता है, यानी समूह जो होता है संगठित होती है, ठीक है, लेकिन समाज समूह का अदृश्य संग्रह होता है, यानी कहीं भी हो सकती है। ठीक है, समूह देखा जाए तो अस्थायी हो सकता है, यानी अस्थायी हो सकता है, कभी भी खत्म किया जा सकता है समूह को। लेकिन समाज जो होता है अस्थायी होता है, इसको जो है कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, अस्थायी रूप से होता है ये। यदि अगले पॉइंट की बात करें हम, तो समूह एक जो है मूर्त संग्रह, यानी एक मूर्त होता है। लेकिन अगर समाज व्यक्तियों की मूर्त अवधारणा होती है, यानी यहाँ व्यक्तियों का बहुत ही महत्ता होती है। समूह में हम की भावना सदैव रहती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि समूह में हम की भावना रहती है सदैव, बट समाज में संबंधित रहने की भावना होती है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर अगर हम बात करें समूह तथा संस्था में क्या अंतर है, देखिए इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि समूह क्या है और संस्था क्या है। समूह व्यक्तियों का एक संग्रह है, लेकिन संस्था क्या है, यह उद्देश्य पर आधारित कार्यकारी निकाय है, जिसको उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया। बात यहाँ अगर हम करें, समूह अस्थायी हो सकती है, लेकिन याद रखना संस्था ये सदैव स्थायी होती है। संस्थाएं बन गई तो बनी रहती है सदैव, बट समूह जो होती है अस्थायी होती है, कभी भी हम इसको खत्म नष्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो आता है, समूह और समुदाय में क्या अंतर है। अब देखिए समूह और समुदाय में क्या अंतर है। समूह की रचना की जाती है, देखिए समूह की रचना की जाती है, लेकिन समुदाय क्या होता है, ये स्वाभाविक रूप से बनते हैं तथा इन्हें बनाया भी जाता है, यानी स्वाभाविक रूप से समुदाय बन जाता है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। समूह का निर्माण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। याद रखना कि जो होता है समूह का एक विशेष उद्देश्य होता है, किंतु समुदाय में क्या होता है, समुदाय सदस्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित रखता है और उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। यानी ये जीवन भर से संबंधित होता है, संपूर्ण जीवन से ये संबंधित होता है। बात करें समूह की, तो समूह जो है समुदाय का अंग होता है। देखिए समूह जो होता है समुदाय का अंग होता है और समुदाय में अनेक समूह रहते हैं। यानी समुदाय जो होती है कई समूह से बनते हैं, तब जाकर समुदाय बनता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि समूह जो है समुदाय का अंग है और समुदाय में अनेक समूह रहते हैं। तो इससे आपको समझना भी बहुत आसान हो जाता है और इसको जो है अपने कॉपी पे नोट डाउन भी कर लोगे तो स्वाभाविक सी बात है आप उसको बहुत आसानी से याद भी कर लोगे, क्योंकि एग्जाम तक आपको 100% याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो 2 बार भी देखते हो फिर भी आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। यदि बात करें इसी प्रकार अनेक प्रकार के समूह होते हैं जिनमें हम कुछ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शामिल रहते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम संस्कृति सीखते हैं और संस्कृति के व्यवहार भी करते हैं तथा हम संस्कृति बदलते भी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहा। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें हम समूह समुदाय और संघ के विषय में बहुत ही विस्तार से जानने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया। देखिए दोस्तों इसमें इतना ही शब्द है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रखता है। तो इसलिए जो है इस वीडियो को जितना हो सके देखने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में ये है टॉपिक तो इसका मतलब जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, जितना हो सकता है दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि इससे संक्षिप्त और इससे अच्छी बातें शायद आपको कहीं ना मिले। आपने देखा होगा वहां पर हावी दिया जाता है लेकिन आपको यहाँ पर इधर से बात पल्ले पड़ती इधर से निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको अक्षर भी दिख रही है, ठीक है, समझ भी आ रही है, आप स्वयं भी पढ़ सकते हो, स्वयं भी समझ सकते हो और जो है यहाँ पर बातों को समझ भी सकते हो जो बोला जाता है। तो ये कई मानने में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप स्वयं ही किताब पढ़ रहे हो, स्वयं ही समझ रहे हो और समझते समझते आप पूरा समझ जाओगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो आपको इतना ही करना है कि जब आपको समझ में आ जाए तो जरूर जो है जरूर से जरूर इसके दूसरे बच्चे तक पहुंचाने के लिए कोशिश जरूर करना, क्योंकि इससे क्या होगा वो भी बच्चा समझ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ ईर्ष्या की भावना नहीं रखना है किसी भी व्यक्ति के साथ। कहते हैं जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही फल प्राप्त होगा, लेकिन अगर आपके माध्यम से वो पहुंचे उस बच्चे तक और वो बच्चा अच्छा करे तो इससे बड़ा बात कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान की जो है इंसानियत के लिए मरता है, जो इंसान नहीं हो तो इंसानियत के लिए क्यों मरेगा। तो इसे सोचना नहीं है, आपको इतना कष्ट नहीं उठाना है। सिर्फ आपने क्या करना है, लिंक को कॉपी करना है यूट्यूब से और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना।